आज हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि वो गलतियां कैसे अवॉइड करनी है। उसके बाद जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको कैसे मास्टरी लाने हैं। बिकॉज यूपीएससी में ये है कि हमेशा आपको नॉलेज तो रहेगा नहीं हर टॉपिक के बारे में, हर एरिया के बारे में, बट इवन विदाउट नॉलेज आप वहां पे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक क्यूरियस माइंड के साथ जाके कैसे उसको इलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। एंड उसके बाद ये भी हम देखेंगे धीरे धीरे थ्रू क्वेश्चंस कि यूपीएससी क्वेश्चन बनाते टाइम कुछ ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जो हमको हेल्प करते हैं ऑप्शंस एलिमिनेट करने। अब ये भी मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये कुछ ट्रिक्स है या फिर कुछ 100% प्रूफ, ये मतलब आप पढ़ाई ना करो, बस ये ट्रिक से सीख के जाओ और वहां पर प्रीलिम्स निकाल दो, ऐसा नहीं है। बट एक पॉइंट आता है, कम से कम ये बात तो आपको सबको पता है कि 30 से 35 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप श्योर शॉट टैकल कर पाते हो, बट एटलीस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस में आपको रिस्क लेनी पड़ती है। इट मे बी 50% रिस्क, इट मे बी मोर देन दैट। मतलब दो ऑप्शंस में तो कंफ्यूजन एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस में होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ये ऐसे एरियाज है इसमें आपको ज्यादा रिस्क लेनी पड़ती है। बिकॉज उसमें स्टैटिक कम है, उसमें बहुत अलग ढंग से बहुत डायनामिक एरियाज पे पूछने का स्कोप बहुत ज्यादा है। और जरूरी नहीं है कि आपने हर कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट, आपने हर कोई करंट अफेयर की न्यूज कवर की, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करें, बिकॉज हमारी मेमोरी लिमिटेड है, हमारा टाइम लिमिटेड है। तो कितना भी पढ़ के जाने के बाद अगर आपको ऐसा कम से कम 50 क्वेश्चन में नए एरिया से क्वेश्चन निकल रहे, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे आधा हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे अपना जो नॉलेज है, अपनी जो रिवीजन है, अपना जो मेमोरी है, उसके साथ साथ कैसे क्वेश्चंस को टैकल करें, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करें, और वो एलिमिनेट करके फिर हम कैसे राइट अप्रोच पे जाए। कभी कभी दो ऑप्शंस जो होते हैं उसमें भी इतनी सिमिलैरिटी होती है कि हमको राइट आंसर कौन सा है उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। क्योंकि यूपीएससी यूजुअली पूछता है व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर टू दिस और व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू दिस। तो उस सेंस में कैसे हम ब्रॉडर एंगल से सोचें और आंसर निकालें, कैसे हम लॉजिकली सोचें और आंसर निकालें। तो हमारे नॉलेज बेस के साथ साथ उसके आगे जाकर ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करें और हमारा नेट स्कोर कैसे बढ़ाए, ये इस प्रोग्राम का पर्पस है, ठीक है। तो अब पहले टॉपिक पे आते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द पॉलिटी सब्जेक्ट, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। So whatever areas I've mentioned on the board, these are the areas on which UPSC has asked questions on the basics of constitution and polity, ठीक है। अब इसके बाद प्रियम्बल पे अलग है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह पे अलग है, बट ये बेसिक्स मतलब, ठीक है। तो ये हम एरियाज देखेंगे। सबसे पहले यू शुड बी अवेयर ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। पहले मैं सबका ब्रीफली मीनिंग समझा देता हूँ एंड उसके बाद आपको क्वेश्चंस आप जब देखोगे आपको पता चलेगा कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। और नॉलेज पार्ट तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे 5-10 मिनट में एड्रेस कर दे रहा हूँ, बट नॉलेज ना अप्लाई करते हुए भी हम कैसे आंसर निकाल सकते थे वो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिंपली मीन्स द आइडिया ऑफ अ लिमिटेड गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अपने डिफरेंट प्रोविजंस के थ्रू, डिफरेंट स्केड्यूल्स के थ्रू, डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू बहुत सारे प्रोविजंस एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली वहां पे क्लियर कर दे रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स भी डिफाइन कर रही है एंड वो पावर्स गवर्नमेंट किस लिमिटेड वे में यूज कर सकती है वो भी डिफाइन कर रही है। एट द सेम टाइम वी नो ऑन द आउटसाइड दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजंस। नाउ फंडामेंटल राइट्स acts as limitations to the powers of government. Okay, then the principle of rule of law acts as limitations to the power of government. Doctrine of basic structure acts as limitations to the power of government. Now इतने सारे provisions अगर government के powers पे limitations impose कर रहे हैं, तो it reflects that constitutionalism or the idea of limited government or constitutional morality is there
to impose limitations on the powers and functioning of the government. अब आप बोलेंगे सर लिमिटेशंस क्यों चाहिए? बिकॉज गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हैंड्स में या फिर एग्जीक्यूटिव के हैंड्स में सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये सब प्रिंसिपल्स है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर ये भी एक प्रिंसिपल है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में पावर्स डिवाइड की गई है। उसमें फिर जुडिशियरी की जो पावर्स है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एक प्रिंसिपल आता है, ठीक है, राइट। तो ब्रॉडली इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं एबीसीडी ऑप्शंस के तौर पे। तो इतना बस आप याद रख लो, अंडरस्टैंडिंग तो आ गई अभी आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नथिंग बट द आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट और imposition of limitations on the powers of government, right? ठीक है। अब आते हैं रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। बट रूल ऑफ लॉ में कौन कौन से एलिमेंट्स है? रूल ऑफ लॉ वाज गिवन बाय एवी डाइसी, अ ब्रिटिश जूरिस्ट, ठीक है। रूल ऑफ लॉ में कौन कौन से एलिमेंट्स है? सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है, और इन इंडियन कंटेक्स्ट सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड थर्ड क्या है? थर्ड एवी डाइसी ने जो दिया था वो ऐसे दिया था कि इंडिविजुअल राइट्स की प्राइमेसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल लिबर्टी की प्राइमेसी होनी चाहिए। बट इंडिया में हम वो फॉलो नहीं करते। इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स फॉर इंडिविजुअल राइट्स। तो इंडियन कंटेक्स्ट में वो अलग है। या फिर इन नॉर्मल पार्लेंस यू कैन से दैट इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू ऑर्डिनरी कोर्ट्स, ठीक है। ये क्यों है? बिकॉज ब्रिटिश सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम ऑफ लॉ अलग है। फ्रेंच सिस्टम ऑफ लॉ जो नेपोलियन ने बनाई थी उसमें दो प्रिंसिपल्स थे कि जो ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर एग्जांपल, वो अलग कोर्ट्स में जाएंगे। मतलब उनके खिलाफ अगर किसी ने केस फाइल की तो उनका अलग कोर्ट्स में उनका जुरिस्डिक्शन होगा, और नॉर्मल लोगों के लिए अलग कोर्ट्स होंगे, कॉमन कोर्ट्स होंगे। तो ब्रिटिश सिस्टम वो फॉलो नहीं करती एंड ब्रिटिश सिस्टम हम भी फॉलो करते हैं। तो इन दैट केस हमारा ये यहाँ पे आएगा कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, या फिर इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द सिटीजन्स टू द कॉमन लॉज, ठीक है। ये तीन प्रिंसिपल्स आते हैं। तो रूल ऑफ लॉ में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ लिबर्टी एंड लॉ। बेसिकली लिबर्टी का क्या मतलब है? लिबर्टी इज नथिंग बट द फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट यू लाइक। बट सिर्फ ये कॉनोटेशन नहीं है लिबर्टी का। पहला ये हो गया कि आपको जो करना है वो करने की आपकी आजादी, बट अगर ऐसा फुल फ्रीडम दिया जाए तो कोई कुछ भी मनमानी करने लग जाएगा, इससे बाकी लोगों का फ्रीडम शायद खतरे में आ सकता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल हैज लाइसेंस टू डू व्हाटएवर ही और शी लाइक्स, इसलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उस पर, ठीक है। हम फंडामेंटल राइट्स में भी देखते हैं, राइट। तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए वी नीड लॉज, ठीक है। तो बेसिकली लॉ प्रोटेक्ट लिबर्टी एज वेल एज प्रमोट लिबर्टी, ठीक है। और इसीलिए अगर लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी नहीं होगी। अगर लॉ ज्यादा होंगे तो लिबर्टी ज्यादा होगी, बिकॉज वो लॉ एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपको कितनी लिबर्टी है और कितने रेस्ट्रिक्शंस है। ये बात समझ में आई, ठीक है। और लिबर्टी का और एक दूसरा कोनोटेशन होता है, पहला तो फ्रीडम और दूसरा आपको इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी इज पहला पैरामीटर क्या था? फ्रीडम टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स इन ब्रैकेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और दूसरा एबिलिटी टू डेवलप वनसेल्फ और वंस पर्सनैलिटी फुल्ली। तो ये दो प्रिंसिपल्स आते हैं लिबर्टी के अंदर, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब
ये क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं? लिबर्टी, पहले तो सबसे ज्यादा लिबर्टी पे इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछे गए, दूसरा लिबर्टी और लॉ का जो रिलेशनशिप है उस पे क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको ये पता चल गया कि लॉ अगर होगा तो लिबर्टी प्रोटेक्टेड रहेगी, लिबर्टी प्रमोट होगी। तो क्वेश्चन में कैसे भी लैंग्वेज में वो पूछेंगे रिलेशनशिप तो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो पूछेंगे इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज मोर लिबर्टी। ठीक है, तो रिलेशनशिप कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर लैंग्वेज इट डजंट मैटर। यूपीएससी यही पे खेलती है, लैंग्वेज पे खेलती है। हमको क्या होता है लक्ष्मीकांत में वो एज इट इज फंडामेंटल राइट्स डीपीएस की प्रोविजंस पढ़ने की आदत होती है, तो थोड़ा बहुत ट्वीक करके पूछते हैं तो हमको गलत लगता है या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट नाउ, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी एंड लॉ पे क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, अब आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बताइए मुझे व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कोई बता सकता है ब्रीफ आइडिया? व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये अलग अलग नाम। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वेयर एग्जीक्यूटिव organ is responsible to the legislative organ। ये हो गया ब्रॉडर टर्म्स में। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में या फिर वेस्टमिंस्टर सिस्टम में द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू, अगर पार्लियामेंट दिया है तो भी सही है, अगर लोकसभा दिया है तो भी सही है, बट अगर दो स्टेटमेंट में एक में पार्लियामेंट दिया है एक में लोकसभा दिया है तो पार्लियामेंट वाला गलत हो जाएगा एंड लोकसभा वाला सही हो जाएगा। बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट इज टू द लोकसभा। व्हाई लोकसभा? बिकॉज लोकसभा इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ठीक है, राज्यसभा इज ए काउंसिल ऑफ स्टेट्स बट उसमें इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। राइट, इसीलिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और अगर पार्लियामेंट इन जनरल दिया है वो भी चलेगा। ठीक है, तो दैट इज द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गिवन बाय आर्टिकल 75। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो मीनिंग के तौर पे पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दैट इज द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी पे क्वेश्चंस पूछे। अब मैं दो तीन छोटे से क्वेश्चंस पूछूंगा आपको। क्या ऐसे कंट्री में डेमोक्रेसी हो सकती है जहां पे इलेक्शंस नहीं होते हो? आर इलेक्शंस कंपल्सरी फॉर हैविंग डेमोक्रेसी इन पर्टिकुलर कंट्री? What is democracy basically? Rule of the people. Democracy. Demo means people. Cracy means rule. So democracy is nothing but rule of the people. ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मॉडर्न टाइम्स में इसको सस्टेन करने के लिए जो मैकेनिज्म अपनाया है वो फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस है। बट अगर ब्रॉडर टर्म्स में आपको ऐसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस कंपलसरी है तो ऐसा जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट विदाउट द इलेक्शंस आल्सो। इफ फॉर एग्जांपल अ लीडर हैज सैंक्शन और सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल इवन विदाउट having direct elections or indirect election, he can lead the country or he can lead some particular province, right? हमने पैरेलल गवर्नमेंट्स लिए थे ना, लोगों का सपोर्ट था ना उनको। ठीक है, तो वो भी और डेमोक्रेसी के हिसाब से चल रहे थे, पॉपुलर गवर्नमेंट्स या फिर पीआरआईज, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस होना जरूरी नहीं है, बट इन मॉडर्न टाइम्स, इन प्रेजेंट टाइम्स, अकॉर्डिंग टू democratic constitutions, free, fair and regular elections is one of the hallmark, is one of the important feature of democracy. ठीक है, and democracy is rule of the people, and because democracy is rule of the people, तो लोगों को चुन के देने में, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के देने में लोगों का कैरेक्टर एंड लोगों का इंटेलिजेंस, लोगों का कॉमन सेंस
वो अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होती है, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होती है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के आपको डिफरेंसेस पता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में कुछ लोग पार्टी को देख के वोट करते हैं, कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को देख के, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को देख के वोट करते हैं। तो यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ सोच के, तो थ्योरेटिकल सेंस में हम बात कर रहे हैं, एज क्वेश्चन भी वैसे ही आएंगे, कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोग वहां पे वोट करते हैं एंड प्रतिनिधि चुन के देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी इज सस्टेन्ड बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर एंड कॉमन सेंस ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, और द अल्टीमेट सोवरेन। ठीक है, डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, देन in democracy people are ultimate sovereign, मतलब ultimate power lies in the hands of people। तो इन्हीं पैरामीटर्स पे डेमोक्रेसी पे क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे वही टर्म्स लिखी हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, जब हम बाकी चीजें लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, और इसका और एक मतलब ये है कि जिन चीजों पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको आइडिया देती है कि कौन कौन सी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, एंड उससे सिमिलर चीजें भी है। फॉर एग्जांपल, लिबर्टी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लिबर्टी के जैसे ही हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी वगैरह पूछते हैं, तो हर टर्म का आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, उन पे क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या सही है, लॉ के हिसाब से क्या सही है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। So this was all about democracy, rule of the people, by the people, for the people। ठीक है, then concept of nation and state। कोई बता सकता है what is the difference between nation and what is the difference between state? जब आर्टिकल 12 में हम डिफाइन करते हैं तो what do we define? We define state, we don't define nation। What is a nation basically? एक कॉमन लैंग्वेज में भी जब हम नेशन की बात करते हैं तो हम कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, कॉमन कस्टम्स, कॉमन लैंग्वेज, जो कॉमन चीजें हैं, जो होमोजिनस चीजें हैं, उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, और वो डेफिनेटली वो होमोजिनिटी के अंदर कुछ हेट्रोजिनिटी या फिर डिफरेंसेस या फिर डाइवर्सिटी भी होगी, बट ओवरऑल जब हम नेशन की बात करते हैं तब हम नेशनलिटी की बात करते हैं, हम कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, है ना, कॉमन कल्चरल प्रैक्टिसेस, कॉमन टेरिटरी भी आता है थोड़ा सा इसमें, इन सब की बात करते हैं। तो नेशन इज अ होमोजेनाइजिंग कंसेप्ट। ठीक है, जब हम एक होके किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, दैट इज अ नेशनलिटी और नेशन का कंसेप्ट। व्हाट अबाउट स्टेट? स्टेट इज अ पॉलिटिकल कंसेप्ट। ठीक है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल कंसेप्ट, और स्टेट को डिफाइन करने के लिए 4 पैरामीटर्स लगते हैं। सबसे पहला पीपल। ठीक है, अ कम्युनिटी ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर टेरिटरी फॉर लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज पीपल। देन दूसरा होता है टेरिटरी। ठीक है, देन होता है सोवरेंटी। सोवरेंटी मीन्स आपके स्फीयर में आपको फ्रीडम होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए कुछ भी करने की, एंड सोवरेंटी इज इंटरनल सोवरेंटी और डोमेस्टिक सोवरेंटी एज वेल एज एक्सटर्नल सोवरेंटी और इंटरनेशनल सोवरेंटी। ठीक है, पीपल, टेरिटरी एंड ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हाँ पीपल किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में रह रहे हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट उनके साथ साथ दे फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट which can rule over them, which can formulate some regulations for different sectors, or which can implement the laws and schemes for those people। and sovereignty, sovereignty is internal sovereignty and external sovereignty। जब ये चारों एलिमेंट्स एक साथ आते हैं तब स्टेट बनता है। ठीक है, तो इन दैट सेंस वी कॉल स्टेट एज अ पॉलिटिकल कंसेप्ट, एंड नेशन इज अ मोर ऑफ अ कल्चरल और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आया? तो वो क्या करेंगे, हमेशा ये याद रखना, स्टेट में ये सारे एलिमेंट्स जिस ऑप्शन में एटलीस्ट रेफर कर रहे हैं वो ऑप्शन सही होगा।
ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, जहां पे एक दो भी मिसिंग हो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो बाकी ऑप्शन भी आपको सही लगेंगे बट बिकॉज उसमें सारे एलिमेंट्स नहीं है तो वो स्टेट नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो बेसिकली सिंपली वो फीचर्स पूछते हैं, विच आर द फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये बाद में भी देख सकते हैं, बट आई कंसिडर देम एज द बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव कवर्ड द basic meanings in layman terms. We will go to the questions and we will see how we can use this knowledge also and apart from the knowledge how we can answer the question even without having a complete knowledge or without having any knowledge, ठीक है। चले, ये समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है? हम डायरेक्टली क्वेश्चन से देखते हैं। कंटेंट तो आपके पास बहुत है बट हमारा पर्पज ये है कि लॉजिकली आंसर कैसे निकालें, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाएंगे। देखो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी फोकस करो, आप कैसे पूछते हैं, ठीक है। इन इसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन, ठीक है, ये वहां पे बताना रह गया। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये मैं धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ डिफरेंट कोर्सेस में किस किस तरह का एप्लीकेशन कहाँ पे लग सकता है, लॉजिक कहाँ पे लग सकता है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे आते हैं नेम बेस्ड लॉजिक, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू मतलब कि थोड़ा बहुत कंसिडरेशन करना, थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश करता है, उसके हिसाब से जो डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नाम से ही पता चल रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें लॉ के एग्जैक्ट प्रोविजंस के अलावा भी आप कुछ केस बाय केस बेसिस पे कुछ फैक्ट्स ऑफ द केस कंसीडर करोगे, कुछ लेटर ऑफ द लॉ के अलावा स्पिरिट ऑफ द लॉ भी कंसीडर करोगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ? Spirit is subjective. It is not necessarily mentioned in the law or its provisions, but even then, in case by case basis, we give due consideration to other factors or circumstantial factors. In India, usually we follow procedural jurisprudence. What is procedural jurisprudence? सिविल प्रोसीजर लॉ हम फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से हम चलते हैं, इसको कहते हैं प्रोसीजरल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या होता है, हम सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं सो दैट पर्टिकुलर इंसान को वहां पे न्याय मिले, ठीक है, कोई अननेसेसरली विक्टिमाइज ना हो। अब फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो पक्का पता है, तो यहाँ पे कम से कम ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इक्वालिटी बिफोर लॉ आई, बट हमने रूल ऑफ लॉ जब देखा तो रूल ऑफ लॉ में हमने देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ इज जस्ट वन पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पे ये भी नैरो हो जाएगा, है ना। हम आंसर करते हुए ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मीनिंग के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हट जाएगा। फेयर एप्लीकेशन लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी सिमिलर है, जैसे ये नैरो है फेयर एप्लीकेशन लॉ भी नैरो है या फिर, ठीक है। अब आता है जैसे फॉर एग्जांपल आपको, ठीक है, इनके आपने दो एलिमिनेट कर दिए, ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया। आपको ये तो पता होगा ना कि इंडिया में हम कौन सी सिस्टम फॉलो करते हैं, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, है ना। हम माहिष्मति का राष्ट्र नहीं है अपने यहाँ पे, माहिष्मति में उल्टा चलता था ना कि जब तक वो उसका इनोसेंस प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो गिल्टी रहता था। हमारे यहाँ पे उल्टा है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी,
अगर ऐसी सिस्टम है तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। तो इससे पता चलता है अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यहाँ पे ये नेचुरल एंड ड्यू में आप सिमिलैरिटी स्टैब्लिश कर पाते हो। नेचुरल जस्टिस में क्या है, फॉर एग्जांपल पहले जमाने में जब कोई एक लॉ नहीं होता था तो राजा किस बेसिस पर डिसीजन लेता था, वो सारे फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह देखेगा, वो अपना खुद का विजडम खुद का एक्सपीरियंस लगाएगा एंड देन वो सारे सर्कमस्टेंसेस देख के, वो इंसान का बैकग्राउंड देख के, जिसने गलती की है या फिर जिसने उसके खिलाफ क्लेम किया है उसका भी बैकग्राउंड देख के पूरे हिसाब से वो डिसीजन लेता था, ठीक है। तो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, कोई एक कायदा कानून लिखा नहीं हुआ होता था। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में लूप होल्स एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, क्योंकि आप कितना भी हो, इतना बारीकी से आप लॉ नहीं लिख सकते, हर एक प्रोसीजर हर एक माइनर डिटेल आप नहीं लिख सकते। So that loopholes are those loopholes are exploited by the criminals, ठीक है। तो इन दैट सेंस ये दो तीन हमने डिडक्ट कर लिए। वैसे तो हमको नॉलेज वाइज पता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, बट ड्यू प्रोसेस मतलब ड्यू कंसिडरेशन, एडिशनल कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये साम्यता यहाँ पे आ रही है या फिर ये ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मीनिंग हमको दे रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इसके साथ जाएंगे। इसमें कोई डाउट है? लेटर वर्सेस स्पिरिट, देन प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस, ये दो तीन लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। नाउ which of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution? हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये देखा, एंड सेम गोज विद द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब वो है तो फंक्शंस भी उसी डायरेक्शन में होंगे, लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब अगर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का चलेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोज लिमिटेशंस है गवर्नमेंट पे उसके हिसाब से रूल चलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ पर्पसेस भी उसी डायरेक्शन में काम करेंगे एज पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो अब देखते हैं, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ, वेग है, ठीक है, अभी एकदम आउटराइट हमको गलत नहीं लगा। इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी सही लग रहा है, बट हमको चीफ पर्पस पूछा, ठीक है। हियर फोकस इज ऑन द वर्ड चीफ पर्पस, सबसे बड़ा पर्पस क्या है, ये भी गलत नहीं है, बट सबसे बड़ा पर्पस। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो, ये डिफाइंस में ऊपर वाला भी इंक्लूड हो रहा है, एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट के पावर्स को बताता नहीं है बट उनके पावर्स लिमिट भी करता है। यहाँ पे आ गया हमारा आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। चौथा भी देख लेते हैं, इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये भी सही है, बट दिस इज अगेन नैरो एंड ये दिस इज रिफ्लेक्टेड इन डीपीएसपी। अब फॉर एग्जांपल आपको डीपीएससी में क्वेश्चन पूछा, ऐसा दे दिया आपको, और ये प्रिंसिपल कहाँ पे रिफ्लेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ऐसा पूछ दिया, तो ऑप्शंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि एज इट इज वो नहीं पूछे, बट ऑप्शंस आर यूज्ड इन फ्रेमिंग न्यू क्वेश्चंस, ऑप्शंस होते हैं रिपीट, ठीक है, भले ही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑल द प्रोविजंस आर राइट, बट सिंस क्वेश्चन इज आस्किंग चीफ पर्पस ऑफ द क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, बिकॉज सब आंसर सही लगते हैं बट हमको क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस, ठीक है, वो हमको चूज करना, इसलिए आंसर विल बी दिस, डिफाइंस एज वेल एज लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है। Which of the following factors constitute the best safeguard? देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है, चीफ पर्पस बेस्ट सेफगार्ड, ठीक है, मतलब आर्टिकुलेशन भी देखो क्वेश्चन का कैसे।
बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। अब आप मुझे बताओ, ये बेस्ट सेफगार्ड पूछ रहे हैं, तो ये जो सेफगार्ड होगा लिबर्टी के लिए, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में हम जाते हैं, ठीक है, लॉजिक से जा रहे हैं। अगर लिबर्टी प्रोटेक्ट करनी है तो सेफगार्ड पॉजिटिव इन कोनोटेशन होना चाहिए, ठीक है। आइडिया ऑफ कमिटेड जुडिशरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे? द आइडिया ऑफ कमिटेड जुडिशरी वाज इन्वेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द emergency. She had called upon judiciary to commit to the executive's agenda. So in that sense she had called for committed judiciary. यहाँ पे committed judiciary मतलब बहुत कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है। और तब से committed judiciary का जो कीवर्ड है वो फेमस हो गया। तो जब भी आप committed judiciary ऐसा पढ़ोगे, ये नेगेटिव टर्म है। Committed judiciary is that judiciary which functions according to agenda and mandate of the ruling government. But independence of judiciary, ये है doctrine of basic structure, ये है important principle of judiciary, ठीक है। According to separation of powers also, या फिर according to principle of mutual checks and balances also. तो in that sense committed judiciary एक negative term हो गया। अब इसका मतलब मैंने यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्यों पूछा? अगर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में पूछना चाह रहा है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। या फिर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव टोन है तो आंसर में भी पॉजिटिव टोन ही आनी चाहिए। सेम गोज विद मेंस आंसर राइटिंग, है ना। जब क्वेश्चन पॉजिटिव टोन में पूछ रहा है आपको ज्यादातर पॉइंट्स पॉजिटिव सेंस में लिखने होते हैं एंड लास्ट में फिर आप बैलेंस कर सकते हो। Again, centralization of powers, negative. Concentration of power in one organ or centralization of power, negative. Elected government, अब ये दोनों eliminate हो गए। Elected government, separation of power, इन दोनों में हमको confusion है, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लिबर्टी को बेस्ट सेफगार्ड करेगा? अब आप बोलोगे कि सर इलेक्टेड गवर्नमेंट तो अच्छी बात है, वो भी तो लिबर्टी सेफगार्ड कर सकते हैं। But elected governments can also have tendency to concentrate power amongst themselves because PMO powerful हो सकता है, कैबिनेट डिक्टेटरशिप हो सकती है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट की भी अलग अलग टाइप्स है ना, मिडिल ईस्ट में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है कुछ, बट नेसेसरली वो लिबर्टी प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्या? वो तो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हैं। चाइना में भी फ्री एंड फेयर रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, बट वहां पे लिबर्टी है सिटीजन्स के पास? नहीं है, ठीक है। तो इन दैट सेंस यहाँ पे इन्होंने इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं पूछा, क्वेश्चन जनरल सेंस में, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट सेफगार्ड फॉर लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी? अब आप बोलोगे कि सर चाइना तो लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, वो बोलते तो है खुद को, है ना, वो है कम्युनिज्म और सोशलिज्म में चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा खुद को बोलते हैं, एंड दे फॉलो लिबरलिज्म इन डेमोक्रेटिक एज वेल एज कैपिटलिस्टिक सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसा होता, व्हाई डेमोक्रेटिकली? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिबरल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसा ऑप्शन दिया होता तो शायद ये भी सही होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आ गया सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है? तीनों ऑर्गन्स में अपने अपने पावर्स अलग अलग होने चाहिए, एंड इन तीनों ऑर्गन्स में एक ऑर्गन है जुडिशियरी, एंड जुडिशियरी का काम क्या है? To interpret the constitution and to safeguard the rights and liberty of citizens. So separation of power will be the best safeguard for liberty in liberal democracy, ठीक है। ये थोड़ा अप्लाइड सेंस में है, इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचना पड़ता है। ये तो सीधे सीधे कट गए दोनों नेगेटिव सेंस में। आप ये बोलो कि सर ये पॉजिटिव सेंस में है, बट ये ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मीनिंग या फिर क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके वर्डिंग के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा तीसरा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन बहुत सही से जस्टिफाई करता है, ठीक है। अब इसमें जो हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये इसका फंक्शन देखा था, ये आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। सर इसमें और एक ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डी ऑप्शन में दिया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स,
टी में दिया है सेपरेशन ऑफ पावर, तो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग आइडियाज है, ये भी है, कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज है, ये भी एक लॉजिक है, ये भी एक लॉजिक है बिल्कुल। अगर दोनों आइडियाज भी है जो म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी है, एंड बिकॉज यहाँ पे एक आइडिया नेगेटिव सेंस में कैंसिल आउट हो रही है, तो दूसरा मोस्ट लाइकली करेक्ट हो सकता है। ठीक है, दोनों लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस होते हैं वो म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी जानबूझ के बनाए हुए होते हैं, सो दैट आपको एलिमिनेशन में आपको राइट आंसर चूज करने में हेल्प हो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये सब के लिए तो हमको सब कुछ पता होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप मतलब सिर्फ लॉजिक, मैंने पहले ही बोला सिर्फ लॉजिक के तौर पे आप वहां पे जा नहीं सकते, बट कंफ्यूजन मिटाने के लिए आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आपको थोड़ा बहुत अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक है, बहुत इन डेप्थ चीजें नहीं है ना। देन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, वापस वही आ गया, a representative government of nation with a federal structure seems positive। अभी आउटराइटली गलत नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट whose head enjoys nominal powers। अब ये तो रिपब्लिक का डेफिनेशन हो रहा है। ठीक है, a government whose head enjoys real powers, तो ये भी दोनों भी मतलब रियल हेड, नॉमिनल हेड, डी फैक्टो हेड, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के बारे में, a government limited by the terms of the constitution। तो ये दोनों जो है ये रिपब्लिक के बारे में नॉमिनल एंड रियल पावर्स की बात कर रहे हैं, बट ये जो है पहला और चौथा ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, बट हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले और चौथे में से आप डी आंसर चूज करोगे। ठीक है, रियल आल्सो डी एंड सी आर म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी। बिल्कुल, बट फिर वो लॉजिक अप्लाई वो हर जगह पे नहीं होता अप्लाई, वही मैं बोल रहा हूँ, हर जगह पे नहीं होता। कहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है वो प्रैक्टिस से भी आएगा आपको, है ना। कभी कभी वो हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है, बट जैसे मैंने आपको बताया ये हम रिपब्लिक वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्टेक्चुअली सही नहीं है, हमको कॉन्टेक्स्ट भी तो देखना होता है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था स्टेट के कौन से 4 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पीपल, दूसरा टेरिटरी, इन फिक्स टेरिटरी दे आर लिविंग, तीसरा ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और चौथा सोवरेन। अब देखते हैं ये चारों किसमें फुलफिल होते हैं। A community of persons permanently occupying a definite territory, persons है, territory है, independent of external control, मतलब independence भी दिखा रहे हैं, sovereignty दिखा रहा है, possessing an organized government, चौथा भी है। ठीक है, ये चारों इसमें आ गए, बाकी के 3 देखो कैसे फ्रेम किए इन्होंने। A politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance। तो इन्होंने क्या किया है, बस पीपल और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के फंक्शंस बताए, यहाँ पे सोवरेनिटी की कुछ बात हुई नहीं है। ठीक है, then a number of people who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition, government। ये किसकी डेफिनेशन है, नेशन की डेफिनेशन। ठीक है, देखो ओन कल्चर, ट्रेडिशन, गवर्नमेंट, होमोजेनिटी या आइडेंटिकल, आइडेंटिटी यहाँ पे बता रहा है, कॉमन आइडेंटिटी बता रहा है। ठीक है, a society permanently living in a definite territory with a central authority and executive responsible to the central authority and independent judiciary। ये भी 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, चारों फैक्टर्स इसमें। ठीक है, आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी। अब यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द फीचर दैट इंडिकेट्स दैट दिस फेडरल इन कैरेक्टर। फेडरल फीचर पूछा है, कौन सा, पहला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। ठीक है, गलत तो नहीं लग रहा, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, that union cabinet can have elected representatives from the regional parties। अब यहाँ पे हम इलेक्शंस वगैरह की बात कर रहे हैं। यूजुअली फेडरलिज्म का बेसिक मीनिंग क्या है, पावर डिवीजन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे पावर डिवीजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भी पावर डिवीजन की बात नहीं हो रही, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है। अब
पूरे नेशन के लेवल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से तो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है, वो बात नहीं हो रही है। देन फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। अब यहाँ पे हमारी सिंगल जुडिशियरी सिस्टम है विच एनफोर्सेस both state laws and federal. और फंडामेंटल लॉज भी गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हम उनको कहते हैं। तो उस सेंस में ये यूनिटरी फीचर हो जाता है, ठीक है, ये कट गया। और ये दोनों जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रही है, फेडरलिज्म के बारे में, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ आइटम्स ऑफ लेजिस्लेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, ये इसकी बात नहीं करते। डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए, उसको हम कहते हैं फेडरल। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफगार्डेड, हाउ इट इज अ फेडरल फीचर। कुछ फेडरल फीचर जो है वो कंफ्यूजिंग है, कैसे? फॉर एग्जांपल दिस वन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफगार्डेड इन इंडिया, वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। और अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा जुडिशियरी का, तो वो स्टेट्स की जो पावर्स है, स्टेट्स की जो अथॉरिटी है, वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज जुरिस्डिक्शन की बात आती है। हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसके बाद ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करी है ना। और ये भी देखा है कि गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट लिटिगेंट। अगर वैसी बात है तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो जुडिशियरी कैसे एड्रेस कर पाएगी अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो। अगर फॉर एग्जांपल कमिटेड जुडिशियरी है, पिछला वाला यहाँ पे लाता है, अगर कमिटेड जुडिशियरी है तो किसकी बात मानेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो वहां पे फेडरलिज्म कैसे इंटैक्ट होगा? इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरल फीचर है, वो यूनिटरी फीचर में काउंट मत करना। क्यों? बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है, जब कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट डिफरेंट फेडरल फीचर्स है, डिफरेंट स्टेट्स के पावर्स है, उसको कोई हिला नहीं सकता, उस पर कोई मनमानी अमेंडमेंट नहीं कर सकता, इसलिए वो भी फेडरल फीचर्स है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूनिटरी फीचर्स। कैसे? बिकॉज हमको पता है अमेंड करने में पार्लियामेंट की पावर पैरामाउंट होती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो गया, उसमें स्टेट लेवल पे हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर पे सिर्फ कुछ प्रोविजंस के लिए कंसेंट लिया जाता है, बाकी तो पार्लियामेंट खुद कर देती है, राइट। इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर। यहाँ पे समझ में आया? ठीक है। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, ठीक है, पार्लियामेंट्री। अब ये मुझे बताइए पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में क्या मेन डिफरेंस है? व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम? In parliamentary system, executive is responsible to the legislature. President, no, it is not responsible to the. ठीक है, वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैंने जैसे बताया था आपको, फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। अगेन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। The government is responsible to the parliament and can be removed by it, ठीक है। The government is elected by the people and can be removed by them. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of fixed term. Now we know this is a utterly wrong statement, क्योंकि no confidence motion, उसके बाद defeating the budget, defeating the motion of thanks, उससे गवर्नमेंट जा सकती है। तो चौथा हट गया। अब बी और सी में कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ये और एक ट्रिक है, जैसे मोस्टली लास्ट तक अगर सिमिलर वर्डिंग होती है, लास्ट में बस थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस उन दोनों में से एक ऑप्शन सही हो सकता है अगर वर्डिंग सिमिलर हो तो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑल द केसेस, ठीक है। यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, ये मैंने आपको बताया था। अगर पार्लियामेंट दिया है तो पार्लियामेंट भी सही है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय, राइट। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, इलेक्टेड बाय द पीपल ट्रू, बट कैन दे रिमूव? बिकॉज वी हैव
वी हैव इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ठीक है। डेमोक्रेसी में डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट चलता है, इसलिए पीपल डायरेक्टली उनको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद पहला देख लेते हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलता गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पॉलिटिशियन में भी उन पार्टीज को चांस दिया जाता है जो इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो वैसे तीनों चले गए, ऑप्शन इज बी, ठीक है। One common agreement between Gandhism and Marxism is class struggle, abolition of private property, economic determinism, ठीक है। abolition of private property, ऐसा तो गांधी जी भी होशियार थे, मार्क्स भी होशियार थे, उनको पता था कि ये हम कर नहीं सकते, एक्सट्रीम है, ठीक है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म किसने दिया था? एनीवेज, डिटर्मिनिज्म मतलब क्या होता है? डिसाइड करना या फिर एक्सट्रीम एंड पे जाके इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से कुछ डिसीजन ले। देन क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल ठीक है, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। तो अब ये मैं आपको बात बता दूं, गांधी जी वाज नोन एज अनार्किस्ट। व्हाट इज अनार्किस्ट? मतलब गवर्नमेंट का रूल ही नहीं होना चाहिए ऐसा वो मानते थे, गवर्नमेंट होना ही नहीं चाहिए ऐसा वो मानते थे। क्यों? उसका काउंटर नैरेटिव सुनो। उसका पर्पस ये था कि सिटीजन्स ने खुद को गवर्न करना चाहिए, सिटीजन्स ने खुद लॉ बनाने चाहिए, खुद को गवर्न करना चाहिए एट द लेवल ऑफ ग्राम स्वराज। उनका विलेज रिपब्लिक्स का कंसेप्ट था। उनका कहना था कि लोगों को सरकार की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बट क्या ऐसा हो सकता है? क्या लोग इतने जिम्मेदार हैं? अगर लोगों में सिविक सेंस है, लोग बहुत रिस्पॉन्सिबली सब कुछ कर रहे हैं, जैसे ट्राइबल सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल होता था, वो भी अपना एक लीडर चुनते थे ना, वहां पे भी लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी या फिर गवर्नमेंट का ये हो ही रहा है। बट जब टेरिटरी बहुत ज्यादा बड़ी हो, क्या एक लीडर सब कुछ संभाल सकता है? वहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी आपको चाहिए होती है। तो इन दैट सेंस गांधीज्म या फिर गांधीजी's anarchism was not applicable at the wider territorial jurisdiction। विलेज रिपब्लिक्स पे तो सही है, बट फिर वो विलेजेस का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, उसमें इशू आने लगा। एंड मार्क्स क्या बोलता है? मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ये कंसेप्ट दिया था। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में एक तो जो डायलेक्टिज्म है वो हेगल का कंसेप्ट है, एंड मटेरियलिज्म ये मार्क्स ने दिया था। इसका मतलब ये है कि हमेशा कैपिटल और लेबर, ये दो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में हमेशा झगड़ा होते रहेगा, और इवेंचुअली लेबर जीतेगा ओवर कैपिटलिज्म, या फिर ओवर मतलब सोशलिज्म जीतेगा ओवर कैपिटलिज्म। और इस तरह से रिवॉल्यूशन के थ्रू नए समाज की निर्मित होगी, ये इनका कहना था। तो मतलब वो जहाँ एक ही डायरेक्शन में रहे, स्टेटलेस सोसाइटी। हमने स्टेट तो देखा है, स्टेट का डेफिनेशन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, उसके बाद इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी, उसके बाद पीपल्स लिविंग इन पर्टिकुलर टेरिटरी। तो इनका कहना है कि स्टेटलेस अल्टीमेट गोल जो है वो स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट या फिर स्टेट होना ही नहीं चाहिए। ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी। क्लास स्ट्रगल इज जस्ट अ मींस, ठीक है। अल्टीमेट गोल क्या है? फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। दिस वाज अ कॉमन एग्रीमेंट, दिस वाज अ कॉमन फीचर बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, ठीक है। बट इन इंडिया वी फॉलो अ मिक्स ऑफ गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म with tilt or bias or favor towards गांधीज्म, ठीक है। तो इस पे एक दो बार क्वेश्चन आए, समझ गए ना? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म समझ गए। मटेरियलिज्म तो आपको पता है, मटेरियलिज्म इज द पॉलिटिकल फेनोमेनन और द आइडियोलॉजी वेयर emphasis is on the material goods, materialistic things, and that is the primary hallmark of capitalist society, ठीक है। फ्री डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट को खुला छोड़ दो, गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन उसमें ना हो, लेसर स्फीयर का कंसेप्ट, ठीक है। और मार्क्स उसके उल्टा है। मार्क्स क्या कहता है कि अगर आपने मार्केट को खुला छोड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, एंड
द बुर्जुआ क्लास विल रूल ओवर द प्रोलेटारिएट, मतलब जो मजदूर लोग हैं उन पे बुर्जुआ क्लास या फिर जो कैपिटलिस्ट क्लास जो है, जिनके पास सारे सोर्सेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कैपिटल्स वो रूल करेंगे, ठीक है। इसलिए दे आर गिवन कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, तो फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चाइना ने इस पे ट्रायल किया है कम्युनिज्म पे, रशिया ने कम्युनिज्म पे ट्रायल किया है, बट इवेंचुअली इट फेल्ड। क्यों? बिकॉज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 8-10 लोग हैं, हमने डिसाइड किया कि अभी दिल्ली में जितनी प्रॉपर्टीज है हम एक दूसरे में समान तरीके से बांट लेंगे, बट क्या उसके बाद हम समान तरीके से मेहनत करेंगे, हम उसका यूटिलाइजेशन समान तरीके से करेंगे? एक साल के बाद देयर विल बी इनइक्वालिटी इवन इफ रिसोर्सेस आर इक्वली कॉन्सेंट्रेटेड और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पीपल ऑफ इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब। इसीलिए बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर ही वैसा है कि इनइक्वालिटी विल बी देयर, एंड इसीलिए कैपिटलिज्म अब तक चल रहा है। एंड इसीलिए दिस अल्टीमेट गोल ऑफ फाइनल गोल ऑफ कास्टलेस सॉरी क्लास स्टेटलेस सोसाइटी अब तक फुलफिल नहीं हुआ है, शायद ना होगा, ठीक है। समझ आया? In the context of India, which of the following is the characteristic of bureaucracy? Bureaucracy. Bureau means cracy means basically rule. Bureau means जो ऑफिसेस में बैठते हैं उनका रूल। तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से काम करती है, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी का हमको पता है, एक होता है, अब एग्जीक्यूटिव में देयर आर 2 टाइप्स, आपको पता है। एग्जीक्यूटिव में 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक्स चल जाते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं? लॉज रूल्स वगैरह बनाते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। और ये 5 साल में आते जाते रहते हैं। बट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इसलिए जो लॉज रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी बेसिकली इम्प्लीमेंट्स व्हाटएवर द लॉज और एक्ट और पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग हो गई तो क्या वो खुद ही क्या हाथ में पूरी पावर नहीं ले लेगी? तो यहाँ पे ये सही नहीं है। एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, पार्शियली ट्रू, बट देखते हैं। एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगेन पार्शियली ट्रू। एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये है प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी और द प्राइमरी मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी। अब ये जो सेकंड एंड थर्ड है, ये नॉन ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट्स भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल कर सकते हैं, बट ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी करती है, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी हो गई, स्टेट ब्यूरोक्रेसी हो गई, लोकल ब्यूरोक्रेसी हो गई, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। इसमें अब ब्यूरोक्रेसी पे आ ही गए हैं तो और कुछ काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी। पहला, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी ब्यूरोक्रेसी करती है। व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और असेंबली में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इतने एक्सपर्ट्स नहीं है कि वो खुद लॉ बना सके अलग अलग चीजों पे। तो वो क्या करते हैं? स्केलेटन फॉर्म में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वो लॉ बना देते हैं और इनको डायरेक्टिव दे देते हैं कि बाकी डिटेल्ड में क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल्ड वाला जो लॉ है जो गैजेट में आता है वो आपको बनाना, और वो काम होता है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का, ठीक है। तो दैट वी कॉल एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्यूरोक्रेसी का कौन कौन से फंक्शन है, उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी आता है एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था ब्यूरोक्रेसी पे कि सिविल सर्विसेज बोर्ड को कौन हेड करता है, ठीक है। कौन हेड करता है? नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है।
जैसे मैंने बोला कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरीट का भी काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ही आल्सो एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, इतना याद रखना, ठीक है। तो इसमें और एक चीज लिख लो कि ब्यूरोक्रेसी पे हर 2 साल में क्वेश्चन पूछते हैं। चीफ सेक्रेटरी में पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी में पूछा जा सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सिविल सर्विसेज बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन पे क्वेश्चन आए हैं और आ भी सकते हैं। और एक मिशन कर्मयोगी है, ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी के लिए नया ट्रेनिंग मिशन लाया गया, ठीक है। देन अगेन देखो अपना फेवरेट थीम आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ये तो कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, हर गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर तो होता ही है, जरूरी नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। अगेन लेट मी टेल यू कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो ये भी जरूरी नहीं है। इन सम कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैन बी देयर विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूके में इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, बट फिर भी वहां पे डेमोक्रेसी भी है एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी चलता है, ठीक है। पॉपुलर गवर्नमेंट ये भी शायद जरूरी नहीं है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट जरूरी है कि वो डेमोक्रेसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाएगा, नहीं तो लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन, देखो अप्लाइड क्वेश्चन का आंसर कैसे करना। अदर देन फंडामेंटल राइट्स, which of the following parts of Constitution of India reflects principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या क्या है वो सब पता भी नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स तो पता है ना आपको, और क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन यूनिवर्सल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो वो ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ राइट्स एंड डिग्निफाइड राइट्स वो वहां पे मेंशन नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और वो वाइडेस्ट पॉसिबल होगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग प्रोविजंस है उसमें भी उनका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स प्रिंसिपल्स एज इट इज हो ऐसा नहीं पूछा है, बट रिफ्लेक्ट करता है उनका इसेंस, उनका स्पिरिट। तो इसमें हमको प्रियम्बल पता है, प्रियम्बल की वर्डिंग पता है, ठीक है। इंडिया का नेचर क्या है, सिटीजन्स का उसमें क्या काम है, ठीक है। तो प्रियम्बल भी इसमें आएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट से डिफरेंट डिफरेंट लॉज और स्कीम्स बनाने के लिए, तो ये भी आएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज वो भी आएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में फॉर एग्जांपल उसमें से आपको कोई एक भी याद आ गया, टू रेंडर नेशनल सर्विस, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी से ह्यूमन राइट्स भी प्रोटेक्ट होंगे, राइट। तो सबका रिफ्लेक्शन आता है इसका, ठीक है। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के एरियाज में से एजुकेशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस रिफ्लेक्ट होते हैं और इसेंस रिफ्लेक्ट होता है, तो उसमें भी सारे आएंगे। प्रियम्बल से भी आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज से भी आएगा, फंडामेंटल राइट से भी आएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्लास फंडामेंटल ड्यूटी है एजुकेशन से, टीपीएससी में भी है, राइट टू एजुकेशन भी है, फंडामेंटल राइट। प्रियम्बल में भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, तो सब कुछ आएगा, ठीक है। ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मीनिंग्स ले रहे हैं, ठीक है। It can be directly or indirectly. डायरेक्टली यहाँ पे क्या पूछा है, रिफ्लेक्ट्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसेंस पूछते हैं, कभी आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि एज इट इज कौन से प्रोविजंस दोनों में सेम है, वो पूछेंगे ही नहीं, वो भी थोड़ा सा लॉजिकली जाते हैं, राइट। वो स्टेट पीसीएस का होता है काम, ठीक है। एग्जैक्ट आपको आर्टिकल नंबर्स ये वो कुछ समझ में आ रहा है। Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? अब वेलफेयर स्टेट मतलब क्या होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग स्कीम्स ला रही है, तो वो कौन से प्रोविजन से रिफ्लेक्ट होता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगेन नेम बेस्ड लॉजिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को डायरेक्शंस या डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं कि आप वेलफेयर के स्कीम्स लागू करो। Those are also called as instrument of instructions to the state given by Don't like direct. Constitution.
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में है। फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, 7th शेड्यूल, ये तो बहुत ब्रॉडर प्रिंसिपल है। फंडामेंटल राइट्स जो है, इट फुलफिल्स और इट रियलाइजेस द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी and directive principles, socio-economic democracy or the welfare democracy or the welfare, ठीक है। तो यहाँ पे 7th शेड्यूल तो वैसे निकल गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच वन ऑफ द, सिर्फ पॉलिटी पूछा है, ठीक है। Which one of the following would you accept as the most appropriate definition? देखो वर्डिंग, most appropriate, chief purpose, ठीक है, best possible meaning क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, ठीक है। अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, तो लिबर्टी या फ्रीडम है बट अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होगा क्या? अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है, बट ये पूरा मीनिंग कनोट नहीं करता है। तो क्या पूछा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन आपको पूछी है। Absence of restraint is one common factor या फिर one element. Absence of restraint मतलब freedom है, but without reasonable restrictions नहीं है। Opportunity to do whatever one likes, whatever one likes मतलब मनमानी, बेसिकली कुछ भी करने की आजादी, तो ये नहीं होगा। Opportunity to develop oneself fully, अब जो broadest possible logical meaning में ये आता है। मैंने आपको 2-3 एलिमेंट बताए थे। पहला कि फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम और बट फ्रीडम नॉट विदाउट रेस्ट्रिक्शंस या फिर नॉट विदाउट रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ये भी निकल जाता है। अब अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली में आपका फ्रीडम भी आ रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल ज्यादा वाइडर है, ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, इसलिए ये राइट होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, ठीक है, बट इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा नैरो है, ठीक है। कौन कौन से फीचर्स थे वापस लिबर्टी के? पहला फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम को आप अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने का। यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। यहाँ पे अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स जो है वो लिमिटेड सेंस में है, टोटल अब्सेंस नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया पहला। और दूसरा इसका मीनिंग होता है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वंस पर्सनालिटी और अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली, ठीक है, राइट। आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी तो क्या आप अच्छे से लिबर्टी एंजॉय नहीं कर पाओगे? और ऐसा करने के लिए अगर आपके सेट ऑफ लॉज आपको एक कंडीसिव एनवायरनमेंट तैयार करके दे रहे हैं तो वहां पे लॉ का भी कुछ मतलब बन रहा है। इन दैट सेंस लॉ एंड लिबर्टी विल एक्ट इन कंसोनेंस, ठीक है। Which of the following reflects the most appropriate definition between law and liberty? ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। लॉ क्या करता है? लॉ प्रोटेक्ट्स एज वेल एज रेस्ट्रिक्ट्स लिबर्टी, ठीक है। लॉ प्रोटेक्ट्स और प्रमोट्स एज वेल एज रेस्ट्रिक्ट्स लिबर्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिलीजियस प्रोसेशन निकालने का आपको अधिकार है, आपकी लिबर्टी है, बट वो रिलीजियस प्रोसेशन निकालने की वजह से या फिर वो मोर्चा निकालने की वजह से अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी पर्टिकुलर रूट से ही जाना चाहते हो और उसकी वजह से अगर कम्युनल राइट्स होने के चांसेस हैं तो कलेक्टर वहां पे आपके एसोसिएशन पे या फिर आपके रूट पे पाबंदी लाएगा, रेस्ट्रिक्शन लाएगा, ठीक है। आपको एक तो बोलेंगे कि आप रूट चेंज कर दो बिकॉज स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, या तो फिर आप कैंसिल कर दो, आपको ऑप्शन दी जाएगी। अगर आप नहीं बोलोगे कि नहीं हमको इसी रूट से जाना है, जो रूट फॉर एग्जांपल कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से जाता है एंड उनके कल्चरल प्रैक्टिस के खिलाफ ये रिलीजियस प्रोसेशन है, तो डेफिनेटली वहां पे दंगे होंगे, वहां पे कम्युनल राइट्स होंगे, तो इसलिए वहां पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगे, ठीक है। आईपीसी का लॉ अभी वो न्याय संहिता है,
इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। ये तो कॉन्ट्रास्टिंग है जो मैंने आपको बताया था, ये अपने नोट्स में लिख लो। डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप तो पता है ना आपको। तो लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिबर्टी। जितना अच्छा और जितना डिटेल लॉ होगा, जितने ज्यादा लॉज होंगे उतनी ज्यादा लिबर्टी होगी। अगर लॉस कम होंगे या फिर लॉस में बहुत लूपहोल होंगे तो लिबर्टी भी सिटीजन अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इफ देयर आर मोर लॉस देयर इज लेस लिबर्टी, ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, हमारा तो डायरेक्ट सही है। इफ देयर आर नो लॉस देयर इज नो लिबर्टी, अगर लॉ ही नहीं होगा तो लिबर्टी को डिफाइन कैसे करेंगे, प्रमोट कैसे करेंगे, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और रेस्ट्रिक्शंस कैसे इंपोज करोगे। तो लॉ ही नहीं है तो लिबर्टी नहीं है। इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय पीपल। अब हमने देखा है कि लॉ की जरूरत है लिबर्टी के लिए, तो लिबर्टी एग्जिस्टिंग वे में कैसे रहेगी जब तक लॉ नहीं रहेगा, ये भी गलत हो गया। इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। अब लॉज चेंज कब होते हैं, जब चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उनको आपको फिजिबल रखना है, उनको आपको एप्लीकेबल रखना है, इसलिए लॉज चेंज होंगे। तो लॉज चेंज भी होंगे तो लिबर्टी का तो कोई खतरा नहीं है, लिबर्टी भी अकॉर्डिंगली आप एंजॉय करते रहो। तो दिस इज द राइट आंसर। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। लॉ और लिबर्टी समझ गए। फ्रीडम इज द सबसेट ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इतना याद रखो। लॉ और फ्रीडम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम इज वन सबसेट ऑफ लिबर्टी। अब यहाँ पे फ्रीडम प्लस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी आ गया, प्लस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली, ठीक है। Which of the following are regarded as the main features of the rule of law? Rule of law के हमने तीन प्रिंसिपल देखे थे। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, और तीसरा कॉमन सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द कॉमन कोर्ट्स। या फिर अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन एज द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ? लिमिटेशन ऑफ पावर्स तो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी है, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। तो रूल ऑफ लॉ क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल बता रहा है, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट नहीं, ये उल्टा हो गया। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ये भी एक चीज ध्यान रख लो, रूल ऑफ लॉ एक्ट्स एज द मैकेनिज्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। ये लिख लो आप, आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। ये प्रमोट करता है रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये रूल ऑफ लॉ भी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, ये सब लिमिटेड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स में डीप में जाना है तो चेक्स एंड बैलेंसेस, म्यूचुअल चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ पावर्स, तो दिस रिफ्लेक्ट्स आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ वन पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अब ये देखो, हमने गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किस लिए की, लोगों के लिए की, बिकॉज पीपल आर द अल्टीमेट सोवरेन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ऐसे दिखा रहा है कि गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों से, क्योंकि लोगों की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की तरफ। तो ये रूल ऑफ लॉ के हिसाब से
गलत होगा। हाँ, अगर फंडामेंटल ड्यूटी के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं तो इट विल बी ट्रू, बिकॉज while enjoying the fundamental rights, citizens also owe or have obligation to perform their duties or help government fulfill their obligation to the citizens. अगर सिटीजन एक्टिवली कोऑपरेट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाए। तो ठीक है, तो कंटेक्स्ट के हिसाब से हमेशा देखा करो। ठीक है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या है वो देखना है। एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर द मेंस आंसर राइटिंग। हम भले ही सही लिख रहे हैं, बट सही आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लिख रहे हो तो फिर वो सही नहीं है। ठीक है, अगर आपको जनरल लाइफ में कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप दूसरे का आंसर देते रहते हो, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, तो सिटीजंस की लिबर्टी और सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करता ही है। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको 3 कैंसिल हो गए, 1, 2 एंड 4, सॉरी 1, 2 एंड 4। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर स्टूडेंट्स को, तो लिमिटेशन ऑफ पावर हमेशा याद रखना। ठीक है, ये फेवरेट थीम है यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने, आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी, सोसाइटी में इक्वालिटी होने का क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इफेक्ट होगा, इज द अब्सेंस ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी का इम्प्लीकेशन इज द अब्सेंस ऑफ। अब ये इसका अब्सेंस होने के बाद सोसाइटी में इक्वालिटी का इम्प्लीकेशन पूरा होगा। ठीक है, बताओ। ए, प्रिविलेजेस। अब इसमें देखो, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होगा तो एनार्की हो जाएगी, लॉलेसनेस हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है लिबर्टी के इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे, ये नहीं आएगा। अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल लाइफ, वो तो चाहिए, हम तो प्रमोट ही कर रहे हैं कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और आइडियोलॉजी, अगर डाइवर्सिटी इतनी है सोसाइटी में, आइडियोलॉजी भी अलग अलग होगी, तो अब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी आप कैसे, मतलब ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, राइट, अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, और हर कोई लॉ के सामने इक्वल पर्सन है, नो स्पेशल प्रिविलेजेस। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो बात अलग है, जैसे प्रेसिडेंट के कुछ प्रिविलेजेस है, पार्लियामेंट के कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस है, बट इन जनरल दैट इज ट्रू, राइट। अनलेस अनटिल आपको स्पेसिफिकली ना पूछा जाए तो इन जनरल इट इज ट्रू। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली पूछेंगे कि व्हिच आर द एक्सेप्शंस टू द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो उसमें फिर जो अलग अलग प्रिविलेजेस है वो आप देखो। Which one of the following statements is correct? Rights are claims of the state against the citizens. Claims क्या होते हैं कि आप डिमांड करते हो, तो स्टेट सिटीजन से कुछ डिमांड कर सकता है? नहीं, ये तो हमारे आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है। राइट्स आर प्रिविलेजेस which are incorporated in the constitution of state. Constitution of state नहीं बोलते हम कभी, Constitution of India। ठीक है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। अब ये मैंने आपको बताया था, जब दो सिमिलरली फ्रेम्ड ऑप्शंस होते हैं यूजुअली उनमें से एक आंसर होता है। ठीक है, ये गया, देखो, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट, सिर्फ स्टेट और सिटीजंस उन्होंने स्वैप कर दिया। ठीक है, ये तो मतलब लास्ट ऑप्शन है, बट आपको पहले मीनिंग और इसेंस देखना। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, यहाँ पे राइट्स इन जनरल ऑल्सो एंड फंडामेंटल राइट्स इन पर्टिकुलर ऑल्सो। ठीक है, राइट्स आर क्लेम्ड बाय द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट अगर हमारे राइट्स पे कोई पाबंदी ला रहा है तो हम डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे पास प्रावधान है। ठीक है, एंड राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजंस अगेंस्ट द मेनी, ये तो टोटली एकदम एक्सट्रीम सेंस में जा रहा है, सिर्फ कुछ सिटीजंस को कैसे हम राइट्स देते हैं। आप बोलोगे सर ये भी तो सिमिलर है, ये पर ये इतना सिमिलर नहीं है जितने कि ये दो सिमिलर है। वैसे तो पहला नॉलेज के साथ और इसेंस के साथ, मीनिंग के साथ है जाओ, बट कभी कभी अगर आपको पता नहीं है तो यूजुअली आप एटलीस्ट 50% एलिमिनेशन कर पाते हो सिमिलरली फ्रेम्ड ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब मतलब आप जो क्वेश्चन बना रहा है ना उसके माइंडसेट से भी सोचो।
क्वेश्चन बनाने के टाइम पे उसके बाद डेटा की लिमिटेशन होती है, लैंग्वेज की लिमिटेशन होती है, उसको कम एफर्ट में स्टूडेंट को फंसाना है, तो क्या करेगा, ट्वीट कर देगा या फिर स्वैप कर देगा ऑप्शंस को या फिर वर्ड्स को। और इजीली स्वैप किस चीज को किया जा सकता है, नेम्स को, फैक्ट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग जो है वो उनके नाम को, ठीक है। ये स्वैप करने में, रिवर्स करने में ये आसानी होती है उसको, तो वो लॉजिक थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड आप रख सकते हो, ठीक है। और एक चीज, जैसे कभी कभी बहुत लेंथी ऑप्शंस होते हैं, और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में वो पूछ रहे हैं और ऑप्शंस लेंथी है और आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है, तो वो यूजुअली करेक्ट होते हैं। वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी द बेस्ट, कैन बेस्ट एक्सप्लेन, बेस्ट पूछा है, ठीक है, कैन बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज के, पहला फेडरलिज्म, ब्रॉडली नहीं है, बेस्ट पूछा है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसके लिए लाया था। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन तो पीआरआईज या यूएलबी के एब्सेंस में भी होता है, ठीक है। देन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, नहीं, तो ये खत्म हो गया। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म ये सही है, बट बेस्ट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके कंटेक्स्ट में आपको प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी भी पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ये भी रिफ्लेक्ट करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद पीपल्स पार्टिसिपेशन इन ग्रासरूट गवर्नेंस, ये भी रिफ्लेक्ट करता है, ये भी लिख लो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी भी रिफ्लेक्ट करता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन ग्रासरूट गवर्नेंस ये भी रिफ्लेक्ट करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और एक चीज, बॉटम अप प्लानिंग और अप्रोच, ये भी रिफ्लेक्ट करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर ब्यूरो है या फिर ऑफिस है, तो वहां पे अगर पूरा काम वो ऑफिस में नहीं हो पा रहा, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया के आईटी इंडस्ट्री किस चीज पे उभरी है, हम अपनी सर्विस, सॉरी, अमेरिका की जो सर्विसेज है वो हमारे यहाँ पे आती है, ठीक है। मतलब वो डेलीगेट करते हैं काम इजी कॉस्ट में या फिर चीपर कॉस्ट में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन मतलब क्या, कि अगर ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अपना काम डेलीगेट कर देंगे, अपना काम लोगों में बांट देंगे ताकि वो काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। डेलीगेशन, मैं अपना काम आपको थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, दैट इज डेलीगेशन। एंड उसी चीज के मायने में मैंने आपको समझाया था लेजिस्लेटिव सॉरी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऐसा लेजिस्लेशन जो डेलीगेट किया गया है बनाने के लिए, ऐसा लॉ जो डेलीगेट किया है ब्यूरोक्रेसी में बनाने के लिए। वैसे लॉ मेकिंग किसकी अथॉरिटी है, किसकी पावर है, लेजिस्लेचर की, बट क्योंकि उनके पास पूरा नॉलेज नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है पूरी तरीके से लॉ बनाने का, तो इसलिए वो ब्यूरोक्रेट्स को या फिर सेक्टोरल एक्सपर्ट्स को डेलीगेट करते हैं बोलो, ठीक है। मतलब अपना काम दूसरों को सौंपना, दैट इज डेलीगेशन, ठीक है। नाउ डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू, देखो बहुत ऐसे फैंसी लैंग्वेज से कभी डरना मत। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। पहला, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। दूसरा, मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। अब एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रेंथन करने से क्या वो डिक्टेटरशिप या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होगी, ये निगेटिव है। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, ये निगेटिव होगा। अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, अगर आप सुपीरियर इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो आप ऑलरेडी इनइक्वालिटी प्रमोट कर रहे हो, ये भी नेगेटिव है। अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स,
तो पार्टी वर्कर्स के लिए आपको डेमोक्रेसी ही चाहिए या फिर डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स के लिए आप डेमोक्रेसी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, ये भी गलत है। तो आंसर आता है एलिमिनेशन से, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन, ये किसी भी तरीके से नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं दे रहा, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी समझा रहा है कि डेमोक्रेसीज ब्यूटी लाइज इन द sovereignty of the people or the rule of people, and rule of people is reflected through intelligence, यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है, and character, intelligence as well as character, मतलब नियत as well as merit of ordinary men and women, है ना, ordinary men and women, आम जनता, मांगो पीपल, ठीक, राइट। तो इस तरह से एलिमिनेशन से आप आंसर निकाल सकते हो। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में ये देखना कि ब्रॉडेस्ट पॉसिबल आइडिया, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है, ऐसे जेनरिक क्वेश्चन में हमेशा ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑप्शन के साथ जाना, जो सब कुछ एनकम्पास कर रहा है, जो नेगेटिव सेंस में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, अब एडवांटेज है तो पॉजिटिव बात आएगी, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे फंसाने की कोशिश चल रही है आपको, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, ठीक है, हो सकती है, बट इज मोर एफिशिएंट, ये फंसाने के लिए डाला है, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इसमें कोई एक्सट्रीम नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, और ये हमारा नॉलेज के साथ भी सपोर्ट कर रहा है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, ऐसे कैसे होगा, कैन नॉट बी चेंज मतलब वो तो हिटलर की तरह हो गया, फिर ये भी नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये एफिशिएंसी की वजह से कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली बट नॉट नेसेसरली इन टू इंडिपेंडेंस, बिकॉज डेमोक्रेसी में यूजुअली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में ओवरलैपिंग भी होती है, ठीक है, ड्यूअल मेंबरशिप हमारे यहाँ पे है ना, executive is also part of the legislature, Also contradiction between A and C. also contradiction between A and C, ठीक है। आपको वो ये आपका फेवरेट लग रहा है, ठीक है, वो भी एक तरीका है, executive and legislature work independently, the executive remains responsible to the legislature, ठीक है, बिल्कुल, राइट। इधर तो मतलब देखो, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट पे कितने क्वेश्चंस हैं, बस लैंग्वेज हल्की सी चेंज करते हैं, पूछ वही रहे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क है। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, अब ये अंडरलाइन प्रिंसिपल पूछ रहा है कि क्या बेसिस है, अंडरलाइन प्रिंसिपल मतलब बेसिस या फाउंडेशन क्या है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया, वेस्टमिंस्टर सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम और कैबिनेट फॉर्म ऑफ द सिस्टम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, सब एक ही है। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यही पे सब नेगेटिव होते हैं। गवर्नमेंट वैसे कोशिश करती है गवर्नमेंट खुद का क्रिटिसिज्म कम करने की, बट ये थ्योरेटिकल सेंस में गलत है। Those responsibilities are complex and hard to carry, कि भाई हम बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, कभी कभी इस कुर्सी में तुम बैठ के देखो, वो नायक वाला डायलॉग है ना, आपके कुर्सी में बैठता हूँ कभी तुम भी बैठ के देखो, तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। A mechanism for speeding up the activities of the government and as its responsibilities are increasing day by day, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इफिशियंसी की बात की थी, तो यहाँ पे भी ये निगेटिव हो रहा है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तो नहीं है, दो इट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो फाउंडेशन या फिर बेसिस नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यहाँ तक तो सही है, फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। अब हम जब लक्ष्मीकांत में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में डिफरेंस देखते हैं, तो कैबिनेट ensure that council of ministers stays collectively responsible to the
गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन दैट सेंस ऑल्सो इट इज ट्रू। कैबिनेट क्या है बेसिकली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक क्रीम है, ठीक है। और कैबिनेट रेगुलरली मीटिंग करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेगुलरली मीटिंग नहीं करती, वो जस्ट एक बॉडी है, राइट। तो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एट द सेम टाइम कैबिनेट एंश्योर्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ये इनका काम है, इस पे एंटर लगा देता है, कैबिनेट का काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से काम करवाना, ठीक है। A device for strengthening the hands of the head of the government, और इनको पावरफुल बनाओ, ठीक है। ऑलरेडी डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनको और पावरफुल बनाओ, ठीक है। तो पहला और लास्ट दोनों अल्टीमेट नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। भले ही कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग कैबिनेट डिक्टेटरशिप। ऑप्शन ए ऑप्शन डी कैबिनेट डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ क्वेश्चन है? सर बी भी सही लग रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, बी भी सही लग रहा है, बट बी में क्या है, मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग ऑफ एक्टिविटीज, ये इन जनरल सही है, बट यहाँ पे हमारा अंडरलाइन प्रिंसिपल, फाउंडेशन प्रिंसिपल ये है, डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग, सॉरी ये मैकेनिज्म फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इंश्योर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। अब आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, स्पीडिंग ऑफ एक्टिविटीज के लिए क्या कैबिनेट इकलौता मैकेनिज्म है? वो एमओयूज ला सकते हैं, वो मिनिस्ट्री बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो जो मिनिस्ट्रीज का काम है वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स को दे सकते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म। कैबिनेट इज नॉट सोलो वेंचर, इसीलिए। और अंडरलाइन या बेसिस पूछ रहे हैं तो उसमें हमको बहुत ज्यादा डेप्थ में सोचना पड़ेगा, ठीक है। Which one of कैबिनेट दिया होता तो हाँ? प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो फिर ये थोड़ा सा और ज्यादा वैलिड लगता बी हम, ठीक है। फिर भी आई वुड हैव गॉन विद द सी ओनली, ठीक है, बिकॉज ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में सारे फंक्शंस अज्यूम हो रहे हैं, सब अज्यूम हो रहे हैं, ब्रॉडेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑप्शन के साथ जाना है। इसमें स्पीडिंग ऑफ एक्टिविटीज में क्या है कि बस आप एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, वो तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू भी आप एफिशिएंसी एनफोर्स कर सकते हो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक मतलब क्या कि अगर आप अपना काम ढंग से नहीं करोगे तो आपको आंसरेबल होना पड़ेगा लेजिस्लेचर में, ठीक है। आंसरेबल होना पड़ेगा तो उसमें एफिशिएंसी के बाद ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली आ ही गई, राइट। क्वेश्चन तभी पूछे जाएंगे ना जब आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, या फिर रेगुलरली काम नहीं कर रहे हो, या फिर जो आपने प्रॉमिसेस किए थे इलेक्टोरेट को वो आप पूरे नहीं कर रहे हो, है ना। वही चल रहा है ना, राहुल गांधी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं फिलहाल, है ना, उनको कुछ मिल गया मसाला, क्वेश्चन पूछेंगे। He will try to test the principle of collective responsibility, though not in a literal sense, through informal mechanisms. Question R वगैरह। Which one of the following is not a feature of Indian federalism? There is an independent judiciary in India. ये feature है। Powers have been clearly divided between center and the states. ये feature है। यही meaning है federalism का। The federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. ये भी true है, representation है और unequal है। It is the result of agreement amongst the federating units. ये गलत, क्योंकि हमारे यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। ये जो है ये अमेरिका के कंटेक्स्ट में सही है ना। We are union of states, we are not federation of states, ठीक है। And this principle of union of states we have borrowed from कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन है आगे, थोड़ा हटके है। जैसे आपने बताया था कुछ स्टेट पीसीएस के भी और कुछ नॉन यूपीएससी सीएससी के भी क्वेश्चंस हमने लिए अकॉर्डिंग टू देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है? पहला, लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात सही है, बट ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ जा नहीं रही है, ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये भी सही है, इट्स इंडिपेंडेंट, बट ये कंटेक्स्ट के हिसाब से दोनों सूट नहीं करते। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों है?
चौथा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा दिस इज द बेसिस ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ये सही है, लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, तो इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये नहीं है, ठीक है। क्या तो अब यहाँ पे देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेसिस क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो वही बात कर रही है थोड़ा अलग लैंग्वेज में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जैसे ये बात ध्यान में रखना हमेशा कि ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मीनिंग के साथ हमेशा जाना। जब भी आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो, एक नैरो लग रहा है या फिर सही भी लग रहा है, बट ब्रॉडेस्ट पॉसिबल कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन में भी या फिर लक्ष्मीकांत में भी ये मेंशन किया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन प्रिंसिपल जो है वो है आर्टिकल 75, दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा, ठीक है। तो उसके साथ हमेशा जाते हैं, अगर वो फाउंडेशन प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो वो सबसे ऊपर रहे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन व्हिच पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट, प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, यहाँ तक तो सही लग रहा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। यहाँ गड़बड़ हो गई, स्टेट अथॉरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेट अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए आप इंडिविजुअल्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में पूछा है, ठीक है। दूसरा, प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये चलेगा बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, जैसे रूल ऑफ लॉ, ठीक है। स्टेट के पावर्स पे, स्टेट की अथॉरिटी पे लिमिटेशंस इंपोज किए जा सकते हैं सो दैट सिटीजंस कैन एंजॉय देयर लिबर्टी, देयर फंडामेंटल राइट्स। तो सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ठीक है। ये भी चीज बताती है जब दो सिमिलर चीजें पूछी जा सकती है सिमिलर वर्डिंग में, तो उसमें से यूजुअली एक सही होता है, गलत होता है। अगेन वन मोर प्रूफ, ठीक है, क्योंकि स्वैप किया गया है, स्वैप किया गया है तो दोनों में से एक ही सही होगा ना। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन, देखो सेकंड क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स पे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विथ द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। अब वहां पे क्लास स्ट्रगल भी ऑप्शन था, देखो कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट वहां पे उससे बड़ा जो ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था वो था गोल ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी, सॉरी स्टेटलेस सोसाइटी। क्लासलेस भी सही है वैसे, बट स्टेटलेस सोसाइटी। वैसे ही क्लास स्ट्रगल यहाँ पे मीन्स, मैंने आपको बताया था वो मीन्स है, वो अचीव करते हैं। इंपेरिकल लिबरलिज्म, इंपेरिकल मतलब ऑप्शनल्स में हम पढ़ते हैं व्हाटएवर कैन बी प्रूवन विथ फैक्ट्स, डेटा, रिसर्च, थ्योरी, दैट इज इंपेरिकल। एंड नॉर्मेटिव मतलब क्या, जिसमें वैल्यूज होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, दैट इज नॉर्मेटिव, ठीक है। ये होता है नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल में डिफरेंस, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साइंटिस्ट लोग मानने क्यों लग गए, जब वो प्रूव हो गई बाय डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, थीसिस, रिसर्च, उनको बाकी साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया बट उनका क्रिटिसिज्म फेल पड़ गया, ठीक है। ऐसे होती है एम्पिरिकल, जो भी साइंटिफिक तरीकों से फॉर्मूला से प्रूव किया जा सकता है, दैट इज एम्पिरिकल। नॉर्मेटिव मतलब वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना, कभी कभी हमको क्रिटिसिज्म सह नहीं पाते तो हम बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ, क्या करना है कर लो, दैट इज नॉर्मेटिविज्म। इमोशंस के सेंस में, वैल्यूज के सेंस में सब्जेक्टिविटी जहाँ पे आती है, दैट इज नॉर्मेटिव, ओके। तो एम्पिरिकल लिबरलिज्म ये नहीं बोला था इन्होंने। एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब एग्जिस्टेंस के बेसिस पे जो थ्योरीज है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यहाँ पे तो नाम में बताया डार्विन की थ्योरी है, आज से क्या लेना देना है उसको, ये हट गया। एंड चौथा,
डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे जो भी आएगा उससे एसोसिएटेड जो आएगा वो मार्क्स से रिलेटेड है, समझ लो। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये मैंने आपको बताया। डायलेक्टिक जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स इज द थ्योरी गिवन बाय हेगेल। ये भी लिख लो, शायद इससे क्वेश्चन पूछे। हेगेल इसका पार्टनर था, बट बाद में इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए तो मार्क्स ने अपने थ्योरी कंटिन्यू कर। डायलेक्टिक्स और डायलेक्टिकल थ्योरी बाय हेगेल, HEGEL। एंड मटेरियलिज्म, ये बेसिक आइडिया थी मार्क्स की। तो हेगेल की और मार्क्स ने अपने थ्योरी के साथ मिक्स करके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म दिया था। इसमें इन्होंने बोला था कि लेबर और कैपिटलिज्म, इनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और टसल रहेगा और फाइट रहेगी, और इवेंचुअली इट विल लीड टू सोशलिज्म और कम्युनिज्म प्रूविंग डोमिनेंट ओवर कैपिटलिज्म। ठीक है, और इसके लिए अब ये जो है लेबर वर्सेस कैपिटल की जो कंपटीशन चल रही है, ये क्या है? क्लास स्ट्रगल। ठीक है, लिख लो। और ये क्लास स्ट्रगल में कौन से क्लासेस होंगे? बुर्जुआ और प्रोलेटारिएट। ठीक है, BOURGEOISE, बुर्जुआ। ठीक है, बुर्जुआ कहते हैं उसको, और प्रोलेटारिएट। वैसे तो ये सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का है, बट इतना आपको पता होना चाहिए GST। बुर्जुआ एंड प्रोलेटारिएट। प्रोलेटारिएट कौन है? लेबर क्लास। ठीक है, बुर्जुआ कैपिटलिस्ट क्लास या फिर एलिट्स या फिर एरिस्टोक्रेट्स, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए। ठीक है, दिस इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, राइट? लिख लिया? ओके। And how to address these kind of questions where you don't have any direction, I don't know. अब यहाँ पे इल्यूमिनेशन ही काम करता है। देखो, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो निकल गया है। अब यहाँ पे इसका बेसिस क्या है? एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है। पॉलिटिकल थ्योरी की जो एनसीईआरटी है ना, तो उसमें क्लियरली दिया है मार्क्स की आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत, तो उसके बेसिस पे वापस हमारे लक्ष्मीकांत में भी मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म के बारे में दिया है। एंड तीसरा सोर्सेज हमारे पीवाई को देख के उससे आइडिया डिराइव करो कि ऐसे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक है, जैसे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेबर भी अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं। मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, एथिक्स में भी पूछे जाते हैं, पूछे हैं। ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी पे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मैक्स वेबर, या फिर मैक्स वेबर आइडियाज ऑन आइडियल ब्यूरोक्रेसी, इस पे क्वेश्चन पूछा साइंटिफिक एथिक्स में। तो मार्क्स और वेबर, मैक्स वेबर, ये जीएस के लिए भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और, सीडीएस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट सेंट्रल टीनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सेंट्रल टीनेट या सेंट्रल फीचर नहीं है? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सही है। मतलब ये क्या पूछा है? नॉट पूछा है हमको। ठीक है, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन्स। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस देता है? ऑफिशियल स्टेटस, इट रिकॉग्नाइजेस ऑल द रिलीजन्स, इट गिव्स इक्वल स्टेटस टू ऑल द रिलीजन्स, बट नॉट ऑफिशियल स्टेटस। ऑफिशियल स्टेटस मतलब क्या? किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल रिलीजन होना या फिर 2-3 अलग ऑफिशियल रिलीजन होना। बट वी प्रमोट द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल्ड इक्विडिस्टेंस, idea of principled equidistance from all the religions. What is principled equidistance? It is different from the Western secularism. Western secularism में state is strictly separate from the church, but in India, we or state can actively intervene in the matters of religion for the reforms, and it also supports each religion equally. So, in that sense, we promote the idea of principled equidistance or idea of positive secularism. अब ये भी यहाँ पे लिख लो, व्हाट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म?
पॉजिटिव एंड नेगेटिव में भी समझ, एक होता है ना ये भी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो चीजों के लिए आप समझ लो थियरी, लिबर्टी और सेक्युलरिज्म। किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव कब कहा जाएगा? पॉजिटिव तब कहा जाएगा जब वो चीज स्टेट को पावर दे रही है, स्टेट को अथॉरिटी दे रही है कुछ भी करने के लिए, तब उसको पॉजिटिव कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल लिबर्टी को प्रमोट करने के लिए और अच्छे लॉज बनाने की स्टेट्स को अथॉरिटी दी गई है, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। अगर लिबर्टी कम करने के लिए स्टेट्स को अथॉरिटी दी गई है, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। फॉर एग्जांपल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की अथॉरिटी दी गई है, और लिबर्टी बढ़ाने की जब अथॉरिटी दी गई है तो पॉजिटिव लिबर्टी। इन द सेम मैनर अगर स्टेट को अलग अलग रिलीजन्स में पॉजिटिव रिफॉर्म्स लाने के लिए पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, या फिर पार्लियामेंट को फॉर एग्जांपल दी गई है, दैट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। ठीक है, वी आर प्रमोटिंग ईच रिलीजन इक्वली, वी कैन रिफॉर्म द रिलीजन्स इक्वली, दैट इज व्हाई पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म मतलब क्या? स्टेट आप रिलीजन से दूर ही रहो, आपकी अथॉरिटी नहीं है वहां, तो दैट इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म व्हिच इज देयर इन द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। ठीक है, समझ में आया पॉजिटिव और नेगेटिव? ये भी पूछ सकते हैं, मतलब क्योंकि अब तक दो चार सेम इस पे क्वेश्चंस हो गए, अब थोड़ा सा और डीप में जा सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंस। ठीक है, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन्स, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सर्टेन रिलीजन्स। और ये ऑफिशियल स्टेटस ये बात है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है? इस्लाम। बांग्लादेश का ऑफिशियल रिलीजन जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बांग्ला। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, ये तो दिया ही है राइट टू रिलीजन में, आर्टिकल 25 to 28। एंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, ये भी दिया है। तो गलत कौन सा है? 2 ओनली। ठीक है, गलत ही पूछा है ना, नॉट सेंट्रल टू। ठीक है, ये सीडीएस में आया था। अब आते हैं, इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स, इंडिया रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या है? एक क्वेश्चन आया था उसमें बीच के बी और सी दो ऑप्शन रिपब्लिक के टर्म्स में, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये तो डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये रिपब्लिक नहीं है। स्टेट हैज इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट, ये रिपब्लिक है। All offices including the office of the president are open to all citizens, ये रिपब्लिक का दूसरा मीनिंग है। ठीक है, रिपब्लिक doesn't only mean elected head, republic also mean that office of the president or that office of the head of the state is open to all the citizens irrespective of their background। हाँ, थोड़ा सा आपको मेरिट दिखाना होगा ऑब्वियसली, और एज लिमिट भी होनी चाहिए, बट अदरवाइज बाकी पैरामीटर्स पे पाबंदी नहीं। अब आप ये मुझे बताओ, क्या नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया में? यस, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। नॉट इन यूएस, नॉट इन यूएस। और इंडिया में कोई लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट के कितने टर्म आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यूएसए में 2 बार बन सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, इसलिए ट्रम्प सारे हलचल मचा दे रहा है जो उनको सेकंड टर्म मिल गया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद नोबेल का चांस नहीं है, तो Which one of the following statements about Indian secularism is incorrect? तो मैंने secularism का आपको आइडिया समझा, इनकरेक्ट पूछा है, ये एफपीएससी के क्वेश्चन थे। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है? पहला, secularism does not mean that the state should be hostile to religion, but that it should be neutral as between the different religions। अब क्या है, आपको मैंने इसेंस मतलब तो समझा दिया है, लैंग्वेज चेंज करने पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब समझो, सेक्युलरिज्म डज नॉट मीन दैट, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि स्टेट शुड बी होस्टाइल टू रिलीजन, किसी रिलीजन के अगेंस्ट ना जाए, होस्टाइल ना बने, बट इट शुड बी न्यूट्रल बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। तो प्रिंसिपल इक्विडिस्टेंस।
ठीक है, न्यूट्रल है, तो ये बराबर है। ईच रिलीजन डिनोमिनेशन, ये कलेक्टिव रिलीजियस राइट्स में आता है, ठीक है। एक होते हैं आर्टिकल 25 to 28 में इंडिविजुअल राइट्स और कुछ होते हैं कलेक्टिव राइट्स। ईच रिलीजियस डिनोमिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज कंप्लीट ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी दी गई है उनको इन द मैटर ऑफ डिसाइडिंग एज टू व्हाट राइट्स एंड सेरेमोनीज आर इसेंशियल अकॉर्डिंग टू टीनेट्स ऑफ इट्स रिलीजन। वो रिलीजन के हिसाब से कौन से राइट्स, कौन से रिचुअल्स, कौन से सेरेमोनीज इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है, वो डिसाइड करने का उनको अधिकार है। इसमें कोई गलत चीज नहीं है, उनको दिया ही गया है। द कोर्ट हैज नो राइट एक्सट्रीम, जब गवर्नमेंट फेल करता है कोई भी चीज में, फॉर एग्जांपल साबरीमाला डिस्प्यूट हमको पता है, कोर्ट ने किया ना इंटरवीन, ट्रिपल तलाक, कोर्ट बोल सकता है, गवर्नमेंट ने कितनी भी इंपोजिशन लाई, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर पे आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं इंपोज कर सकते, ठीक है। द कोर्ट हैज नो राइट टू डिटरमाइन whether a particular right or observance is regarded as essential by the tenet of a particular religion। ये एक जजमेंट था essential religious practice वाला, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये गलत है। एट ऑल, वैसे भी अगर आपको ये पता नहीं हो तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट जा रहा है, नो राइट, नन, ठीक है, ओनली, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम कनोटेशन देते हैं, उसको केयरफुली पढ़ो। मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होता है, कभी कभी वो सही भी होता है, हो सकता है उसकी वही पावर हो ओनली दिन के बाद, ठीक है। बट यहाँ पे पहला और तीसरा ये भी आप साइमल्टेनियसली ले सकते हो, इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, नन ऑफ द अबव, तो आंसर विल बी 3, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम a union of India, पहला the American Declaration of Independence, the Australian Constitution। अब हमको ये तो पता है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। ओके, हमने जो अपना फेडरल मॉडल का आइडिया डिराइव किया था वो कहाँ से किया था, कैनेडियन सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये तो हमको पता है। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ बोरो किया है, कुछ भी, ये दो हट गए। अब आता है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स, देन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ये देखे। तो अमेरिकन डिक्लेरेशन नहीं है। और आता है तीसरा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। अब नॉर्थ अमेरिका में कौन सा कंट्री है, कनाडा, वहां पे ब्रिटिश रूल था, तो वहां पे उन्होंने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट वहां पे था उनका, तो उससे हमने डिराइव किया। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, इसलिए मैं, अमेरिका में यूनियन यही नहीं, वैसे भी अमेरिका में यूनियन नहीं है, ये भी बात है, फेडरेशन ऑफ, ये भी बात, एलिमिनेशन से भी और वैसे भी, मतलब दोनों में से कोई भी लॉजिक आप लगाओगे, तो कनाडा नॉर्थ अमेरिका में, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, ये लिख लो, ठीक है, ये वैसे नॉलेज के लिए। Consider the following statements about democracy. It consists with the formation of government elected by the people. ठीक है? In democracy, those currently in power have a fair chance of losing. सही है. Each vote has one value. ये भी सही है. इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा, तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा तीसरा तो पक्का है, पहले में भी कुछ एक्सट्रीम नहीं लग रहा है। It consists with the formation of government elected by the people. ठीक है, तो 1 2 ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीचर्स अरे और है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये सीएपीएफ से है। अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, आपको पता है, ये सही है। It is one where the constitution is the basis of public authority.
ये भी सही है। One where the monarch is the formal head of the state, not necessarily. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में not necessarily monarch is the head of the state. One where there is always extreme, always a universal adult franchise. Always है क्या? कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, फिर भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, बिकॉज वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की चलती है। तो ये भी गलत है। तो मोनार्की 3-4 गलत हो गया, आंसर इज 1 and 2। ठीक है, तो पॉलिटी में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ। आगे कुछ चैप्टर्स आएंगे, उसमें आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, बट अदरवाइज भी सबसे पहला आज का लर्निंग ये है कि ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मीनिंग के साथ हमेशा जाओ। ठीक है, उसके बाद जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि दिस इज द, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो एक बार दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि उस पे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो वन ऑफ द ऑप्शंस में रहेगा एंड वो ही आंसर रहेगा, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। वैसे ही अलग अलग आइडियाज के डेफिनेशन में ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑप्शन के साथ जाना है। बाकी ऑप्शंस भी सही होंगे, बट आपको चीफ पर्पस, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसके साथ जाना है, तो आपको ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ही देखना होगा। ठीक है, तो आज हमने 2-3 एक तो एलिमिनेशन की टेक्निक देखी, दूसरा जब सिमिलरली फ्रेम्ड ऑप्शंस होते हैं, आपको नॉलेज भी नहीं होता, उसमें से 50-50% एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, तीसरा ब्रॉडेस्ट पॉसिबल ऑप्शन के साथ जाना है जब टर्म्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं। चौथा, जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको थोड़ा एक्टिवली अप्लाई करने की कोशिश करो। एंड पांचवा, जैसे कि शुभम ने बताया, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस होते हैं, यूजुअली दोनों में से एक गलत होता है, एक सही होता है। ठीक है, ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। यस, विल सी यू टुमारो। Tomorrow which topic will be? टुमारो एक्चुअली हम मंडे से रिज्यूम करेंगे। कल एक और हमको क्लास लेना है, मंडे से रेगुलर रहेगा फिर। Can you like upload on Telegram which topic will be covered? हाँ, स्केड्यूल हम रिलीज कर देंगे अकॉर्डिंगली। थोड़ा बहुत आप भी उस टॉपिक को शायद थोड़ा प्रश्न करके आ सकते हो या फिर थोड़ा पढ़ के आ सकते हो, सो दैट आप नॉलेज हमारा वहाँ पे अप्लाई कैसे होगा और कहाँ पे हमारा नॉलेज फेल हो जाता है, हमको ट्रिक के साथ या लॉजिकल एलिमिनेशन के साथ जाना है, वो भी आपको पता चले कर दे। ठीक है, सी यू ऑन मंडे। Thank you.